नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पहला पॉइंट है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, तो इसमें सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। जो ये प्रार्थनाएं रची गई थी ये देवी देवताओं की स्तुति में रची गई थी और इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, कुछ की महिलाओं ने भी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी कि जो ये प्रार्थनाएं रची गई थी ये ऋषियों के द्वारा रची गई थी और इनमें से कुछ प्रार्थनाएं महिलाओं के द्वारा भी रची गई थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वह प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी ये क्या हैं? यह भारत की भाषा है। फारसी एशियाई भाषा है। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हैं। अब उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा, यानी कि जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषा बोली जाती है वह तिब्बत बर्मा परिवार से जुड़ी है भाषा। ठीक है, यानी कि तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा से संबंधित है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हैं। फिर है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया तथा इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप यानी कि जो कुछ प्रार्थनाएं इसमें बताई गई हैं वार्तालाप के रूप में बताई गई हैं कि दो लोगों के बीच में वार्तालाप चल रही है, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था कश्मीर में पाया गया। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सर्वप्रथम छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष से वैश्य शब्द निकला है। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण कब्रें का मतलब है कि जो कब्र बनाई जाती थी तो उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, उसको एक सिस्टमेटिक वे में सजाया जाता था। ठीक है, तो ये है, तो ये जो प्रथा थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। फिर है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई मर जाता था तो उन्हें मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और जो ये बर्तन थे इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। फिर है, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। नेक्स्ट है, इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे तथा यहाँ पे वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था।
नेक्स्ट है 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता के नाम की किताब लिखी। उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने लिखी थी। और ये जो हमारी चरक संहिता लिखी गई थी यह चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई थी। इसमें इन्होंने ये बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। किसके अनुसार? चरक जी के अनुसार। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता के नाम की किताब लिखी थी। और ये किस शास्त्र पर आधारित है? तो चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट है चीन से वहाँ की 3500 साल पहले के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। यहाँ एक लेख मिला जो जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, यानी कि चीन में एक लेख मिला था जो कि जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था, जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, और जिसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। इसमें ऐसा था कि जो राजा महाराजा होते थे तो कोई ये क्या करवाते थे, जैसे कुछ पुजारी होते थे उस टाइम के या कुछ पाखंडी टाइप के होते थे ना, तो वो क्या करते थे कि हड्डी को वो आग में गर्म करते थे और गर्मी से हड्डी पे जब चटकन पड़ती थी तो उस चटकन के थ्रू पढ़ के वो बताते थे राजा महाराजा को कि आप जो आपकी युद्ध जो होगा आप उस पर विजित होंगे कि नहीं होंगे, पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन होते थे वो इस हड्डी के माध्यम से जानते थे, तो इसलिए इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं, बुक में दिया हुआ है इसके बारे में, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वेदों की रचना का प्रारंभ। तो यहाँ पे पहला है कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 3500 साल पहले हुआ था। और सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। नेक्स्ट है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब से था? यानी कि इनाम गांव में जो लोग रहते थे तो वो 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे इनाम गांव में। चरक कब लिखी गई थी? तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक थी वो कब लिखी गई थी चरक के द्वारा? लगभग 2000 साल पहले। फिर है मिलान सूक्त किसे कहते हैं? वो अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि इसका अर्थ क्या था? अच्छी तरह से बोला गया। रथ का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। यज्ञ का था अनुष्ठान, यानी कि यज्ञ का मतलब क्या था? अनुष्ठान। और दास मतलब गुलाम। महापाषाण मतलब सजाए गए पत्थर। इसमें एक पॉइंट था, पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। आपका जैसे एक ये आ सकते हैं ना क्वेश्चन की पोर्ट होल से क्या तात्पर्य है? तो पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। ठीक है, तो आज का ये लेसन नंबर 4 था। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं था, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और नॉलेज के लिए तो काफ़ी अच्छा ही है कि हमें नॉलेज जितना भी मिल जाए। फिलहाल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे और लोगों को भी शेयर करें। फिर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।